आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा, आज का है हमारा टॉपिक। लास्ट टाइम हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड पढ़ लिया था और आज का हमारा मेथड है आइलर इक्वेशंस, आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद फिर हमारा ये एक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम चलते हैं आज के लेक्चर पर जो आइलर डिफरेंशियल कॉशी आइलर इक्वेशंस के ऊपर है। अच्छा, ये देखते हैं, ये आ गया। चलो इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा देती हूँ। आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पढ़ी थी? बीएससी में पढ़ी थी। ये सेम वैसा ही है, सेम वही है, थोड़ा बहुत नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सारा का सारा वैसे क्या है वैसा है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आ जाए तो उसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा, ये दो खास इक्वेशंस हैं जिन्हें मैं पहले भी बता चुकी थी। जब मेरे ख्याल से मेरा ऑर्डर ई का स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन था, तब मैंने बताया था इनके नाम भी आप लोगों को आने चाहिए। और ये दो खास इक्वेशंस हैं इन लोगों। अच्छा, इसकी निशानी ये है आइलर इक्वेशन। हमें कैसे पता चलेगा पुराने वाले में और ये आज के लेक्चर में क्या फ़र्क है? इसकी निशानी ये है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके साथ पहले कांस्टेंट इन्वॉल्व थे। आप लोगों की वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। अब अगर वेरिएबल कोफिशिएंट हो तो वो हमारे पास कॉशी आइलर इक्वेशन बन जाएगी। अगर आपके कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स हों तो वो क्या बन जाएंगी? कॉशी आइलर इक्वेशन बन जाएगी। अब आपके पास वो इन्होंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल हमारे पास क्या है, वो कोफिशिएंट्स हमारे वेरिएबल है। देखो, इसका कोफिशिएंट वेरिएबल है, इसका भी कोफिशिएंट वेरिएबल है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो आपका जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन आपके पास जो भी होता है एक्सप्रेशन होता है, उसके साथ जो खड़ा होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसी तरह ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो ये तो दो टाइप्स हैं, कोई इक्वेशंस होंगी, इनके कोई ना कोई नाम होंगे, ये वो हैं। अब हमारे पास हम आते हैं किस पे? हमारे कॉशी आइलर इक्वेशन क्या होती है उसको देखते हैं। अच्छा, कॉशी आइलर इक्वेशन की स्टैंडर्ड nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ये है। और अच्छा, तो ये हमारे पास है, इधर हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखिएगा, आपका जितना भी डेरिवेटिव होगा, सपोज डेरिवेटिव मेरा 2 है तो यहाँ x स्क्वायर आपके पास होगा। अगर डेरिवेटिव हमारे पास y का डेरिवेटिव 1 होता तो यहाँ पे x होगा, एंड सो ऑन। अकेला जो आखिरी लास्ट टर्म होगी उसमें y के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा। जितने डेरिवेटिव उतना वेरिएबल की पावर x की पावर, जितने डेरिवेटिव उतने x की पावर, जितने डेरिवेटिव x की पावर। जब इसके पास कोई डेरिवेटिव ही नहीं है तो x की पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया। एक ये बात। और ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब इनके साथ कांस्टेंट भी आएंगे। तो ये इसकी जनरल फॉर्म आप लोगों के पास सामने गिवन है। और ये g ऑफ x आपके पास अभी नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस कॉशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस। और इसके बारे में क्या बोलूँ? हाँ, nth ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चले आगे चलें। कॉशी आइलर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की हमारे पास ये है। सेकंड ऑर्डर क्या होगा? सेकंड ऑर्डर ये होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा 2 होगा। अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो उसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा होगा कॉन्स्टेंट के साथ, मतलब y के बाद जिसका कोई डेरिवेटिव नहीं है तो उसके साथ कॉन्स्टेंट होगा। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। वी ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। अब हम वो कहता है हम जो सोल्यूशन निकालने वाले हैं उसकी फॉर्म कैसी होगी? उसकी फॉर्म इस तरह की होगी, y = x पावर n। अच्छा, चलें, ठीक है। वी हैव m इज टू बी, और हमारा मकसद क्या है? यहाँ पे हमने m डिटरमाइन करना है। कैसे निकालते हैं वो आपको बताते हैं। द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आपने क्या करना है? अच्छा रुको, ये पहले आपको बता देती हूँ। आपने y एज्यूम कर लिया कि मेरा ये है। अब y का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, y का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव लेके यहीं पे पुट कर देंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ये आंसर हुआ। पावर नीचे, पावर में कमी, और विदाउट पावर ये डेरिवेटिव लिया, वो 1 हो गया। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव लिया, ये आंसर हुआ। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या बन गई? ये इक्वेशन नंबर 1 है। वो देखो, यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर और फिर सेकंड डेरिवेटिव, मतलब यहाँ वैल्यूज सारी पुट कर दी। अब देखो, इनमें x स्क्वायर है, ये नीचे वाले सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, xm बच जाएगा। ये देखो बच गया। अच्छा, इधर भी ये x की पावर 1 है तो ये +1 -1 कैंसिल, और ये हमारे पास x पावर m बच जाएगा इधर भी। ये देखो, और यहाँ xm वैसे है तो आप xm कॉमन ले लो। तो xm कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास बचेगा ये। अच्छा, चलो आगे चलो।
Thus y is equal to xm is the solution of differential equation whenever m is a solution of the auxiliary equation। ये आपकी अब बन गई auxiliary equation बन गई है। अच्छा अब होगा क्या, हमारे पास अगर आइलर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की आ गया तो आपने सिर्फ a पकड़ना है, b पकड़ना है, c पकड़ना है, इस auxiliary इक्वेशन में पुट करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है, m की वैल्यूज निकालनी है। जो m या तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तीन पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएंगी, या तो जो दो रूट्स हैं वो रिपीटेड होंगे, या दो रूट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, या दो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो तीनों केसेस एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब पहला केस में डिस्कस करने जा रही हूँ, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन। वो कहता है वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसका रूट किस पे डिपेंड करते हैं, ये जो एक्सिलरी इक्वेशन है इस पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, एक तो या तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो या ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो दोनों आप लोगों को इनकी जनरल फॉर्म पता हो एक्सिलरी इक्वेशंस की। चलो आगे देखो, अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने गिवन है, वाई ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है सेकंड डेरिवेटिव। एक तो तरीका ये है कि इस तरह से आप लोग निकाल लो जैसे ऊपर हमने निकाला है, ये सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक ये देखो एक्सिलरी इक्वेशन बना ली इसकी। या तो आप ये डिस्पोज करके इक्वेशन 1 में पुट कर दो, या तो एक ये तरीका है, या सिंपल ही इसी इक्वेशन से ए पकड़ो, बी पकड़ो, सी पकड़ो। ए हमारे पास क्या है 1 है, बी हमारे पास क्या है -2 है, सी हमारे पास क्या है -4 है। ए बी सी पकड़ो और इस एक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर दो, जो आपकी वो है ना, ये यहाँ पे पुट कर दो और इसे सिंप्लीफाई करो, और ये देखो दो डिफरेंट आंसर निकल आए। और जब डिफरेंट आंसर निकल आते हैं तो हम क्या करते हैं, इज द सोल्यूशन ऑफ, तो इसका सोल्यूशन इस शक्ल का बनेगा। इसमें एक रुको ज़रा, अच्छा ठीक है। अब ये दूसरा केस हमारे पास है। दूसरा केस हमें वो ये कहता है रिपीटेड रूट्स। अगर मेरे सपोज दैट मैंने उस एक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व किया, अच्छा डिफरेंट अगर दो रूट डिफरेंट निकलेंगे तो डिफरेंट तरीके से लिखने का तरीका ये है। अच्छा इसी तरह से आप लोगों को अगर थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर आ जाता है तब आपको ये वाला एक्सिलरी इक्वेशन काम नहीं करेगी, ये क्योंकि दो ऑर्डर 2 के लिए काम करती है, ऑर्डर 3 और हायर ऑर्डर के लिए ये काम नहीं करेगी। उसके लिए यही टेक्निक काम करेगी। जितने भी हायर ऑर्डर हैं वाई आपने यही लेना है, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, डेरिवेटिव्स ले लेके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। एक्स एम कॉमन आएगा, बाकी जो बच जाएगा वो आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन होगी। उस एक्सिलरी इक्वेशन को उठा लो, उसे सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर रूट सारे के सारे आपके डिफरेंट निकल आते हैं तो डिफरेंट को लिखने का क्या तरीका है, C1 x की पावर, क्योंकि आप लोगों को याद होगा आपने y क्या लिया था, x पावर m लिया था, तो x पावर -1 और x पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास रिपीटेड आ गए हैं, रिपीटेड रूट्स आ गए हैं, इफ द रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर रिपीटेड दैट इज वी ऑब्टेन ओनली वन सॉल्यूशन। दो इक्वेशन है ना, उसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हमारे पास निकला ये। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट वो कहता है फर्स्ट वी राइट कॉशी-ऑयलर इक्वेशन इन द फॉर्म, वो कहता है कॉशी-ऑयलर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखो। आप वो क्या, ये कौन सी फॉर्म है ये आपको बता देती हूँ। इसके साथ आप लोगों को याद होगा ax² था, ax² उस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन से डिवाइड करने के बाद इधर ये शक्ल आएगी और इधर ये शक्ल आएगी। वो जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी, जो इसके कोफिशिएंट्स जितने भी खड़े थे उससे डिवाइड कर दिया तो ये शक्ल आ जाएगी। तो जब आपकी ये शक्ल आ गई तो अब इधर वो क्या कहता है, इधर वो कहता है इसे कंपेयर करो, p(x) निकालो, q(x) निकालो, p(x) निकल आया और q(x) निकल आया। अब आप लोगों को याद होगा पीछे, हम मेरे ख्याल से पता नहीं मुझे वो टेक्निक का नाम याद नहीं है, सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला अगर आपके पास फर्स्ट फार्मूला गिवन है तो आप सेकंड सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, वाई फर्स्ट वाला आंसर आप लोगों को ऊपर पता है, वो हमारे पास x पावर m1 था, y1 इधर भी पुट किया, वह p की वैल्यू इधर पुट की और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखो p की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, ये देखो ये p की वैल्यू ये हमने यहाँ पे पुट की -b/a, और ये हमारे पास आया, इसका ये हो जाएगा log हो जाएगा। अब log क्या करता है, इसको उठा के x की पावर रख देगा, log और e एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास x पावर क्या हो गया -b/a। अच्छा ये भी बात समझ आती है, चलें ठीक है। अब ये नीचे इधर नेगेटिव पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा नीचे x कॉमन है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ये शक्ल आ जाएगी। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अच्छा अब वो कहता है कि ये हाँ सिंस रूट ऑफ द एक्सिलरी, इस एक्सिलरी इक्वेशन के आपने रूट निकाले हैं ना, जो कि सेम निकले हैं, आर इक्वल हैं, तो फिर आप ज़रा एक और काम करो। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर
फोर्थ हाफ चैप्टर नंबर 4 का एंड था, जिसमें रूट्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम भी निकालते थे, प्रोडक्ट भी निकालते थे, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये तो आजकल 9th 10th में भी आ चुका है आप लोगों की, वहाँ पे भी बेस बनी होगी। सम ऑफ द रूट्स का क्या फार्मूला होता था, -b/a, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या फार्मूला होता था, a मल्टीप्लाई सी। ये था फार्मूला, मुझे शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं है, a मल्टीप्लाई सी नहीं, C/A उसका आंसर था। तो यहाँ R हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है, R डिनोट कर रहा है मतलब B/A, ये पूरा B है और A हमारे पास ये पूरा A है। तो B की वैल्यू B-A है और A की वैल्यू ये है। तो ये देखो यहाँ पे ये B की वैल्यू B/A हमने ये पुट कर दिया। अब बस यही आंसर है। अब इन दोनों को सम करो तो ये हमारे पास 2m हो जाएगा। ये मैंने 2m1 क्यों निकालने में इंटरेस्टेड थे, मैं इसलिए इंटरेस्टेड थी ताकि ये जो 2m1 की वैल्यू मैं वहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दूँ। तो आप ज़रा यहाँ पे पुट करें इसे, ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ये देखो पुट कर दी, इसे सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ये आंसर हुआ x पावर ये, और इसे का इंटीग्रेशन लिया तो हमारे पास log of x हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दूसरा सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन आपको क्या था, x पावर m1, दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएगा, x पावर m1 log of x। और अब दोनों जनरल सोल्यूशन निकालना है, दोनों को सम कर दो विद कॉन्स्टेंट्स। अच्छा अब एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, ये a पकड़ो, b पकड़ो और c पकड़ो, ये देखो ये पकड़ लिया, एक्सलरली इक्वेशन ने पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आंसर आया। अच्छा और रिपीटेड रूट्स निकल आए, जब रिपीटेड रूट्स निकल आए तो c1 e⁻⁻1 है और ये हमारे पास साथ में लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमारे पास हायर ऑर्डर हो जाता है विद k मल्टीप्लिसिटी, मतलब एक ही रिपीट, एक ही रूट बार बार k टाइम्स रिपीट हो गया, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, इसी की मैंने जनरल फार्मूला लिख दी है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, वो आप लोग देख लें। अच्छा अगर अब तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर हमारे पास जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कॉम्प्लेक्स निकल आए तो क्या करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स निकल आएंगे तो एक को नाम दे देंगे प्लस m1, दूसरे को नाम दे देंगे m2। अब आपको पता है सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, m1 x और x पावर m1 और m पावर x पावर m2। अच्छा वो अल्फा x अल्फा कॉमन है, वो कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, x पावर बीटा आयोटा और x पावर -बीटा आयोटा। अच्छा ये हो गया, इसे इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया। अब वो कहता है ज़रा इसको देखो, अगर आपको एतराज़ नहीं है मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, e रेज़ टू पावर log x पावर बीटा आयोटा। क्यों, ये देखो log n और e दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x पावर बीटा आयोटा ये एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा फिर अब ब्रैकेट खुलेगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आंसर आ गया। अब बाय आइलर फार्मूला हमें ये कहता है e⁻⁻ x है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, cos ऑफ x और फिर आयोटा साइन ऑफ x। इसी तरह अब हमारे पास ये फार्मूला, ये हमारे पास बन जाएगा, ये देखेंगे हमने खोल लिया, इक्वेशन 1 बना ली, पॉजिटिव वाला भी बना लिया, नेगेटिव वाले को भी सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि हमारे पास x की पावर पॉजिटिव बीटा आयोटा भी है और -बीटा आयोटा भी है, तो ये दोनों हमारे पास आ गए। अच्छा अब एक और चीज़ ज़रा गौर से देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास 2 cos आयोटा हो जाएगा। और फिर एक और काम हम ये करते हैं कि 2 से उधर जाके उसको भी उधर फेंक देते हैं, हमारे पास ये रूट्स, ये हमारे पास एक रूट निकल आएगा। सिमिलरली अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी और ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। ये देखो ये दोनों हमारे पास आ गए हैं, ये दोनों को, ये देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये आंसर आ गया, दोनों को ऐड करने से ये आंसर आ गया। अब C1 और C2 अगर दोनों पॉजिटिव लें तो ये शक्ल बनती है, ये देखो ये C1 और C2 अगर हम ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा, y = x अल्फ़ा बीटा आयोटा बीटा आयोटा और x पावर -बीटा आयोटा। तो हमारे पास ये क्या आएगा, अगर हमारे पास C1 और C2 ये वाली इक्वेशन बनानी है तो C1 और C2 को 1 कर दो, दोनों को 1 कर दिया तो हमारे पास आया ये देखो ये हमारे पास आया आंसर। इसी तरह से अगर C1 को 1 कर दें, C2 को -1 कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। अच्छा और अब आप लोगों को याद होगा, दोनों को सब ऐड करने से हमारे पास ये फार्मूला बना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये फार्मूला बना है। तो चलो ये भी हो गया। फिर वो कहता है रोन स्केयर, अगर हम इन दोनों का कैलकुलेट करें तो रोन स्केयर, हाँ जी ये इंडिपेंडेंट है, तो फिर C1 और C2 हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। और इसकी x अल्फ़ा कॉमन था, आपने कॉमन ले लिया। इसी तरह अब हमारे पास ये ABC आप लोगों ने निकालना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए रूट्स निकल आएंगे और फिर ये C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा और ये हमारे पास है एग्जांपल, ये थर्ड ऑर्डर तक चली गई है, ये अब आप लोग खुद करेंगे। अच्छा ये और एक और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद करेंगे। ये देखो ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करने हैं। और ये 19 ये
ठीक है, 23 तक करने, और ये 37 और 38 ये तो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं, हर हाल में करना है। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं फिर चलती हूँ। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।